संगीता, आई डोंट केयर कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है, बस वो खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि मुझे उसके वजूद से अपना बच्चा पैदा करना है। सिगरेट के कस खींचते हुए विक्रमादित्य सिंह ने पैसों से भरा सूटकेस टेबल पर रखा था, तो संगीता की आंखों में लालच की चमक उभर आई। उसने तुरंत अपनी अनाथ ननद रागनी को शादी के नाम पर विक्रमादित्य सिंह के हवाले कर दिया। कहने को तो विक्रमादित्य सिंह एक जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो एक खूंखार माफिया डॉन था जिसे सालों से पुलिस तलाश कर रही थी। वो हर महीने शहर बदल लेता था, इसलिए उसने संगीता के जरिए रागनी से चुपचाप शादी कर ली। वो हर रात एक अलग ठिकाने पर उससे मिलता और दिन भर की अपनी थकावट उसके वजूद पर उड़ेल कर चला जाता। जब रागनी प्रेग्नेंट हो गई तो विक्रमादित्य सिंह अचानक गायब हो गया। एक रात संगीता ने उस पर बदचलन होने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। रात के ठीक 2 बजे का वक्त था। पूरी गली में रागनी की सिसकियां गूंज रही थीं। वो घर की चौखट कसकर पकड़े खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बाहर नहीं जाऊंगी भाभी, मुझे बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये घर तो मेरे माँ बाप का भी है। मेरे भाई ने मुझे इसी घर में पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने कभी तुमसे अपना हक नहीं मांगा। आज मुझे यूं बेसहारा मत करो। संगीता ने उसकी एक बात न सुनी। उसके लहजे में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। तूने किसी के साथ मुंह काला किया है, उसी का पाप तेरे पेट में पड़ रहा है। मैं क्यों तेरी जिम्मेदारी उठाऊं? निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर पर तेरा कोई हक नहीं है। तेरे भाई ने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अब ये घर मेरा है। तू यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। रागनी ने दोनों हाथ जोड़ दी। भाभी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आप जानती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझे सिर्फ सुबह तक यहाँ रहने दीजिए। मैं सुबह होते ही कहीं चली जाऊंगी। रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? संगीता ने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। रागनी लड़खड़ाती हुई जमीन पर जा गिरी और उसके हाथ से चौखट छूट गई थी। संगीता ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। रागनी ने जमीन से उठकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। भाभी, दरवाजा खोल दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। काफी देर तक दरवाजा बजता रहा, जिससे संगीता का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी खिड़की से उबलते पानी का बर्तन उठाकर नीचे उड़ेल दिया। गर्म पानी सीधा रागनी के चेहरे पर आ गिरा और उसके हाथ भी बुरी तरह से झुलस गए। रागनी की भयानक चीख पूरी गली में गूंज गई थी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी थी। कुछ पलों बाद उसने दरवाजा पीटना छोड़ दिया। गली में खड़े लोग खामोश तमाशा देखते रहे। कुछ खिड़कियों के पीछे से झांक रहे थे तो कुछ अपने घरों के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसे सहारा नहीं दिया। रागनी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे चलने लगी। मम्मी पापा सालों पहले दुनिया से जा चुके थे। भाई ने उसे अपने घर में रखा था, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और फिर उसकी शादी भी करवाई। रागनी ने अपने भाई की खातिर भाभी के हर कड़वे रवैये को बर्दाश्त किया था, लेकिन आज वही घर उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसके पेट में 2 महीने की मासूम सी जिंदगी पड़ रही थी, पर समाज की नज़र में वो एक बदनाम औरत बन चुकी थी। हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। रागनी के कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक 3 बड़ी काली गाड़ियां उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, जिससे रागनी गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बची थी। एक गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा रौबदार शख्स तेजी से बाहर निकला। वो अर्जुन राजपूत था, जिसने तुरंत ढलती हुई रागनी को थाम लिया था। रागनी का शरीर बेजान सा हो चुका था। अर्जुन ने जब उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें खौफ से और भी फैल गई थीं। चेहरा लाल पड़ा हुआ था और हाथ बुरी तरह से झुलसे हुए थे। जल्दी करो, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो, अर्जुन चिल्लाया। कुछ ही पलों में उसके बॉडीगार्ड हरकत में आ गए। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, रागनी को पीछे की सीट पर लिटाया और अर्जुन उसके पास बैठ गया।
हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। 2 घंटे बाद रागिनी को होश आया। आंखें खुली तो ऊपर सफेद छत दिखाई दी। कुछ पलों तक उसे समझ नहीं आया। फिर अचानक उसे अपना घर याद आया। संगीता का क्रूर चेहरा सामने घूमा और गर्म पानी की जलन दोबारा महसूस हुई। तभी एक नर्स उसके करीब आई। आपके पति कैसे दिखते हैं? रागिनी चौंक गई। पति? नर्स ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूबसूरत है ना, बिल्कुल किसी हीरो जैसे। वही आपको लेकर यहाँ आए हैं और बाहर बैठे हैं। रागिनी के मन में अचानक एक आस सी जागी। क्या विक्रमादित्य उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और नजरें दरवाजे पर टिक गईं। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और अर्जुन राजपूत अंदर दाखिल हुआ। रागिनी उसे देखकर हैरान रह गई। वो एक विक्रमादित्य नहीं था। आप कौन हैं? आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन ने बेहद ही संजीदगी से उसे देखा। सिर्फ शुक्रिया कहकर इस मुलाकात को ख़त्म मत कीजिए। आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और विक्रम आदित्य सिंह को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको उसके पास लेकर जाऊंगा। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही रागिनी के दिल में उम्मीद की नई किरण जाग उठी थी। आप विक्रमादित्य को जानते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। इतना जानता हूँ कि इस हालत में आपको अकेला छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रागिनी खामोश हो गई। विक्रमादित्य का नाम ही उसके लिए काफी था। डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल से ले जाने की इजाज़त दे दी। अर्जुन ने डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में बारीकी से पूछा, जहां उसे पता चला कि रागिनी 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके चेहरे हाथों की जलन का भी लंबा इलाज जरूरी है। रागिनी जब बिस्तर से उठने लगी तो अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। धीरे। अभी वो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही। अर्जुन उसे गाड़ी तक लेकर गया और गाड़ी शहर से दूर एक बहुत ही बड़े और आलीशान बंगले की तरफ निकल पड़ी थी। पूरा रास्ता खामोशी में था। रागिनी खिड़की से बाहर देखती रही। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विक्रमादित्य सिंह। कुछ देर बाद गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने आकर रुकी। अर्जुन उसे अंदर ले गया और एक साफ सुथरा आरामदायक कमरा दिखाया। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं खाना भिजवाता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नौकर को बता दीजिएगा। रागिनी ने उसे देखा। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? अर्जुन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इस वक्त आपको सवालों से ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है। बाकी बातें बाद में होगी। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। कुछ देर बाद खाना भी आ गया। रागिनी ने 2-3 निवाले ही खाए और फिर बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। वो खुद भी विक्रमादित्य सिंह की असलियत पूरी तरह से नहीं जानती थी। मुमकिन था कि अर्जुन उसका भाई हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो या फिर उसके किसी दोस्त का नाम हो। फिलहाल सबसे अहम बात यह थी कि वो सड़क पर बेसहारा नहीं थी। किसी ने उसे सहारा दिया था, इलाज करवाया था, रहने की जगह दी थी और खाना भिजवाया था। रागिनी ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी कि शायद विक्रमादित्य उसे वाकई ढूंढ रहा हो और शायद अर्जुन उसे विक्रमादित्य तक पहुंचा दे। इसी उम्मीद के सहारे रागिनी ने पहली बार उस रात सुकून की सांस ली थी। सुबह के लगभग 6 बजे रागिनी की आंख खुली। बाहर अभी धूप नहीं निकली थी और कमरे में हल्का सा अंधेरा मौजूद था। रात भर की थकान अभी भी शरीर में महसूस हो रही थी। रागिनी ने बिस्तर से उठकर कुछ देर खुद को संभाला। उसका गला सूख रहा था और उसे पानी पीना था। वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन गलियारे में कोई नौकर दिखाई नहीं दिया। न किसी के कदमों की आहट थी, न बातचीत की आवाज़। रागिनी ने अंदाज से रसोई तलाश करना शुरू कर दिया। घर इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। ऊंची छतें, लंबे गलियारे और बड़े बड़े दरवाजे देखकर उसे बार बार ऐसा लग रहा था मानो ये कोई घर नहीं बल्कि बहुत बड़ा मैरिज हॉल या किसी बड़े होटल की इमारत हो। वो चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे का सहारा लेने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक अंदर की तरफ खुल गया। रागिनी अपना संतुलन न संभाल सकी और लड़खड़ाकर अंदर जा गिरी। उसने खुद को संभाला, फिर जैसे ही सामने वाली
दीवार पर उसकी नजर पड़ी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दीवार पर विक्रम आदित्य सिंह की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। रागिनी की सांसें थम गईं। वो तस्वीर विक्रम आदित्य की ही थी। वही चेहरा, वही रौबदार इंसान जिसे देखते ही रागिनी का दिल पहचान लेता था। मगर तस्वीर के ऊपर लाल रंग का बड़ा सा क्रॉस मार्क बना हुआ था और नीचे अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे उस रात की बात याद आ गई। अर्जुन ने कहा था कि वो विक्रमादित्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर वो विक्रमादित्य को जानता था तो फिर उसके घर में विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर पर लाल क्रॉस क्यों लगा हुआ था? रागिनी के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। अर्जुन विक्रमादित्य सिंह का दुश्मन था, शायद बहुत बड़ा दुश्मन। वो अपने पति के दुश्मन के घर में मौजूद थी। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से जकड़ लिया। एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया गया और दूसरे ने उसकी बाहों को मजबूती से जकड़ लिया। रागिनी की आंखें डर के मारे फैल गई थीं। वो चीखने की कोशिश करने लगी लेकिन आवाज हाथ के नीचे दब कर रह गई। अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर शांत आवाज में कहा, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। तुम यहाँ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। रही बात तुम्हारे उस विक्रम आदित्य की, तो जब तुम उसकी असलियत जान लोगी तो उसके पास जाने के लिए भी कभी बेचैन नहीं होगी। अगर यहाँ से भागने का ख्याल दिल से निकाल दो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर तुम्हें बताऊंगा कि असल बात क्या है। उसकी आवाज बहुत शांत थी लेकिन पकड़ बेहद ही सख्त थी। रागिनी की कलाई में दर्द होने लगा और वो अर्जुन की पकड़ में तकलीफ महसूस करने लगी। उसने बेबसी से सिर हिला दिया। इसका मतलब साफ था कि वो अर्जुन की बात मानने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने तुरंत उसे छोड़ दिया। रागिनी ने अपनी कलाइयों को दोनों हाथों से थामा और दर्द कम करने के लिए उन्हें सहलाने लगी थी। अर्जुन की नज़र उसकी कलाइयों पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया था। उसने हाथ बढ़ाया, देखने दो, शायद ज्यादा जोर से पकड़ लिया। रागिनी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूछा, तुम्हारी विक्रम आदित्य से क्या दुश्मनी है? अर्जुन कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंस दिया। विक्रमादित्य से सिर्फ मेरी दुश्मनी नहीं है, इस पूरे देश की उससे दुश्मनी है। शायद देश से बाहर भी बहुत से लोग उसके दुश्मन हैं। रागिनी हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? विक्रमादित्य के इतने दुश्मन क्यों होंगे? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। जिस इंसान का बच्चा तुम अपने पेट में लिए फिर रही हो, जिस इंसान के बच्चे की मां बनने वाली हो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? रागिनी की आंखें झुक गईं और वो खामोश रही। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम बिल्कुल विक्रमादित्य की पसंद की लड़की हो। ऐसी डरी सहमी लड़कियां उसे ज्यादा पसंद है, जो उसके सामने पलटकर वार न करें। शायद इसलिए उसने तुम्हें ये दर्जा दिया और तुमसे शादी की। रागिनी ने बेचैनी से कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे बस विक्रम आदित्य के पास भेज दो। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, तुम विक्रम आदित्य के पास ही जाओगी। मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारी तस्वीर जाएगी। रागिनी ने हैरान होकर देखा, मेरी तस्वीर? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसने रागिनी को अपनी तरफ खींचा। रागिनी इस अचानक हरकत से चौंक गई थी। अर्जुन ने उसे अपने करीब किया, मोबाइल उठाया और दोनों की एक सेल्फी खींच ली। फिर उसी पल उसे छोड़ दिया। रागिनी हैरत से उसे देखती रह गई। ये सब क्या था? अर्जुन ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखी। तुम्हें पता चल जाएगा। उसने वो तस्वीर तुरंत एक इंसान को भेज दी। रागिनी को नहीं मालूम था कि वो तस्वीर कहाँ गई है और उसे ये भी नहीं पता था कि उस तस्वीर ने कुछ लम्हों बाद विक्रमादित्य सिंह के मोबाइल की स्क्रीन को रोशन कर दिया था। विक्रमादित्य ने तस्वीर खोली। फोटो में रागिनी अर्जुन के साथ खड़ी थी। विक्रमादित्य की नजरें कुछ पलों तक सिर्फ रागिनी के चेहरे पर टिकी रही। सिर्फ उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक रूप उभरा जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये आने वाले किसी बड़े तूफान की शुरुआत थी। विक्रमादित्य ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। कुछ लम्हों वो मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रहा, फिर उसकी मुट्ठियां भिज गईं
और आंखों में भयानक गुस्सा उतर आया। अर्जुन के साथ रागनी की तस्वीर ने उसके अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसे वो खुद भी काबू नहीं कर पा रहा था। मगर उसी पल उसके दिमाग में कई महीने पुराना एक मंजर ताजा हो गया। एक दिन विक्रमादित्य अपने बंगले पर आया था। उस वक्त संगीता वहां खाना पकाने का काम करती थी। वो कई सालों से उस बंगले में आती जाती थी, इसलिए उसे अच्छी तरह मालूम था कि विक्रमादित्य किस तरह की जिंदगी जीता है, कौन लोग उसके पास आते हैं और कौन उसके इशारों पर चलते हैं। विक्रमादित्य की काली दुनिया आम लोगों से बहुत अलग थी। उस दिन संगीता के साथ एक मासूम लड़की भी आई थी, रागनी। वो बस कुछ पलों के लिए वहां रुकी थी। सर पर दुपट्टा, चेहरे पर सादगी और आंखों में झिझक। वो विक्रमादित्य के सामने ज्यादा देर खड़ी भी न रह सकी। किसी काम से संगीता के पास आई थी। संगीता ने उससे कुछ कहा। रागनी ने चुपचाप सिर हिलाया और वहां से चली गई। विक्रमादित्य की नजरें उसके जाते हुए वजूद पर ठहर गईं। वो काफी देर तक उसी तरफ देखता रहा। संगीता ने पलटकर देखा तो विक्रमादित्य ने गंभीर आवाज में पूछा, ये लड़की कौन है? संगीता बोली, मेरी ननद है मालिक। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे इस लड़की तक पहुंच चाहिए। संगीता के चेहरे पर हैरत आई। क्यों साहब? विक्रमादित्य ने छोटा सा जवाब दिया, मुझे ऐसी ही लड़कियां चाहिए। संगीता खामोश हो गई। विक्रमादित्य ने साफ शब्दों में कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे इससे अपनी औलाद चाहिए। संगीता के लिए ये बात ऐसी थी जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन वो विक्रमादित्य का मिजाज जानती थी कि उसके सामने ज्यादा सवाल करना आसान नहीं था। उसने रागनी के हालात बता दी। इसके माँ बाप नहीं है, मेरा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। रागनी मेरी ननद है और मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। वो बहुत ही सीधी लड़की है, दुनियादारी से ज्यादा वाकिफ नहीं है। विक्रमादित्य ने शांति से उसकी बात सुनी। ठीक है, बाकी काम तुम करो। इसे मेरे बारे में बस वही बताना जिससे ये शादी के लिए आसानी से मान जाए। संगीता समझ गई कि विक्रम आदित्य क्या कहना चाहता है। कुछ दिनों बाद उसने रागनी से बात की। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर बैठा है। उसे किसी बेसहारा लड़की को सहारा देने का शौक है और तुम्हारे हालात देखकर वो तुमसे शादी करना चाहता है। रागनी ने हैरत से संगीता को देखा। मुझसे शादी? पर वो तो मुझे जानता भी नहीं। संगीता बोली, हाँ लेकिन तुम्हें पसंद कर बैठा है, तुम्हें इज्जत देगा, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। रागनी खामोश रही। उसके दिल में थोड़ा डर था, किसी अजनबी से शादी का ख्याल आसान नहीं था। लेकिन संगीता उस वक्त उसकी सबसे करीबी थी। रागनी ने उस पर भरोसा किया और आखिरकार हाँ कर दी। शादी हो गई। रागनी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रही है, वो सिर्फ व्यापारी नहीं, विक्रमादित्य सिंह अंडरवर्ल्ड दुनिया का एक खूंखार नाम था। लोग उसके नाम से कांपते थे और उसके फैसले लोगों की किस्मत बदल देते थे। उसकी असली जिंदगी आम दुनिया से छिपी हुई थी। संगीता ये सच अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन रागनी इससे पूरी तरह से बेखबर थी। शादी के बाद एक रात विक्रमादित्य ने उसे अपने कमरे में बुलाया। रागनी धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रमादित्य ने उसे बैठने का इशारा किया। इतना डरने की जरूरत नहीं है। रागनी ने नजरें झुका ली। मैं डर नहीं रही। विक्रमादित्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हारी आंखें कुछ और ही बता रही हैं। रागनी ने दुपट्टे का किनारा उंगलियों में भींच लिया। विक्रमादित्य ने नर्म लहजे में कहा, मैं तुमसे एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। तुम अभी मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रहोगी। कुछ समय ऐसा होगा कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। हम पति पत्नी की तरह वक्त बिताएंगे। फिर तुम वापस अपनी भाभी के घर चली जाओगी। रागनी ने हैरत से उसे देखा। लेकिन क्यों? विक्रमादित्य बोला, इसकी वजह मैं अभी नहीं बता सकता। रागनी के चेहरे पर उलझन आ गई थी। क्या मैंने कोई गलती की है? विक्रमादित्य ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता। जो कुछ भी होगा मेरी जबरदस्ती से नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम मेरे साथ पूरी इज्जत से रहोगी और मैं तुम्हें कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा।
रागिनी की आंखों में नमी आ गई थी। फिर आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? विक्रमादित्य के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी गंभीरता आई। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी बस मुझ पर भरोसा रखो। रागिनी ने धीरे से सिर हिला दिया। विक्रमादित्य ने प्यार से कहा, ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। एक वक्त आएगा जब तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी और मुझे तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रागिनी ने पहली बार उसकी तरफ थोड़े विश्वास से देखा था। उस रात विक्रमादित्य ने उसके साथ बेहद इज्जत के साथ पेश आते हुए इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत की थी। रागिनी के लिए सब कुछ नया था। वो घबराई हुई भी थी और विक्रमादित्य के रौबदार व्यक्तित्व से प्रभावित भी हो रही थी। समय बीतता गया और दोनों की कुछ मुलाकातें हुई। हर मुलाकात के साथ रागिनी का डर थोड़ा कम होता गया। विक्रमादित्य उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता, उसकी बातें सुनता, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता। कभी उसकी पसंद की चीज़ें लाता, तो कभी उसके साथ खामोशी से बैठा रहता। रागिनी अभी भी उसे पूरी तरह से बेखौफ नहीं हुई थी। वो उसके सामने बैठते हुए अपने हाथ संभाल कर रखती और उसकी आवाज़ सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती। लेकिन विक्रमादित्य ने कभी उसके इस डर का फायदा नहीं उठाया। धीरे धीरे रागिनी को एहसास होने लगा कि जिस इंसान से वो इतना डरती थी, वो उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता है। इन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच पति पत्नी का गहरा रिश्ता कायम हो चुका था और रागिनी ने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। वो मासूम थी, उसे विक्रमादित्य की काली दुनिया का कोई पता नहीं था। उसे बस इतना मालूम था कि वो उसका पति है। हर मुलाकात के बाद जब विक्रमादित्य उसे वापस भेजता, तो रागिनी के दिल में एक अजीब सी उदासी छा जाती। एक रात विक्रमादित्य ने उसे वापस भेजने से पहले कहा, बस थोड़ा सा वक्त और रागिनी, फिर तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। रागिनी ने धीरे से पूछा, पक्का वादा? विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, पक्का वादा। रागिनी ने उस वादे पर पूरा यकीन कर लिया। उसे क्या पता था कि विक्रमादित्य की जिंदगी में एक ऐसा भयानक राज छुपा था, जिसके सामने आने के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ बदलने वाला था। उसकी पुरानी यादों का सिलसिला यहीं थम गया था। विक्रमादित्य ने दरवाज़ा खटखटाने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। उसने एक ही झटके से दरवाज़ा तोड़ दिया। लकड़ी के टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए। अगले ही पल विक्रमादित्य अपने हथियारबंद आदमियों के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया था। संगीता की जान हलक में अटक गई थी। उसने जैसे ही विक्रमादित्य को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि ये इंसान गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता था। विक्रमादित्य ने पूरे घर में नजर दौड़ाई। वो जानता था कि रागिनी यहाँ नहीं है, फिर भी उसने पूरी ताकत से चीख कर पूछा, रागिनी कहाँ है? संगीता के होठ कांपने लगे। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। विक्रमादित्य की दहाड़ पूरे घर में गूंज गई थी। संगीता ने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले, वो यहाँ नहीं है। विक्रमादित्य एक कदम आगे बढ़ा, तुमने उसे घर से निकाला है। संगीता ने नजरें झुका ली। विक्रमादित्य के चेहरे पर गुस्सा और गहरा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे इस घर से बाहर फेंकने की? संगीता बिल्कुल खामोश रही। विक्रमादित्य की मुट्ठियां भींच गई थीं। असल बात यह थी कि संगीता हर महीने विक्रमादित्य से पैसे लेती थी। वो रकम रागिनी के खर्चों के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन पिछले कुछ समय से विक्रमादित्य अपने दूसरे कामों में उलझ गया था, इसलिए लगभग 5 हफ्तों तक पैसे नहीं भेजे गए थे। संगीता ने इसका अपनी मर्जी से गलत मतलब निकाल लिया। उसने सोचा कि शायद विक्रमादित्य का रागिनी से रिश्ता खत्म हो गया है और अब उसे इस लड़की की जरूरत नहीं रही। इसी गलतफहमी में उसने रागिनी को घर से बाहर निकाल दिया था। विक्रमादित्य ने जब ये बात सुनी तो उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। तुमने उसे घर से निकाला? संगीता ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा था आपने उसे छोड़ दिया है। 5 हफ्ते हो गए थे, पैसे भी नहीं आए थे। मैंने सोचा कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य का चेहरा एकदम सख्त हो गया। एक पल के लिए उसका हाथ उठा। वो संगीता के चेहरे पर पूरी ताकत से थप्पड़ मार देना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ रोक लिया। वो औरतों पर हाथ नहीं उठाता था। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, अगर मुझे रागिनी नहीं मिली या अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संगीता के पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई थी। विक्रमादित्य ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा,
और अगर कोई ऐसी बात है जो तुमने अभी तक मुझसे छुपाई है तो इसी वक्त बता दो, बाद में तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। संगीता के दिमाग में एक और बात घूम रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया तो भी उसकी खैर नहीं, और अगर छुपाया भी तो भी विक्रमादित्य उसे नहीं छोड़ेगा। उसने डरते हुए नजरें उठाई। वो रागनी। विक्रमादित्य ने तुरंत पूछा। संगीता की आवाज लड़खड़ा गई। वो वो मां बनने वाली है। कुछ लम्हों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया था। फिर उसकी आंखों में गुस्सा उबलने लगा था। क्या कहा तुमने? संगीता चुप रही। विक्रमादित्य एक कदम और आगे बढ़ा। क्या वो प्रेग्नेंट है? संगीता बोली, जी। विक्रमादित्य की सांसें भारी हो गई थी। और इसके बावजूद तुमने उसे घर से निकाल दिया। संगीता के पास कोई जवाब नहीं था। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर लीं और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था। रागनी कहाँ होगी? किस हाल में होगी? उसके साथ क्या हुआ होगा? वो तुरंत पलटा। चलो। विक्रमादित्य अपने आदमियों के साथ घर से बाहर निकल आया। वो जानता था कि अगर वो कुछ और मिनट यहाँ रुक जाता तो उसके हाथों से कुछ ऐसा हो जाता जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। गाड़ी में बैठते ही समीर भी उसके साथ आ बैठा था। समीर विक्रमादित्य का खास दोस्त था जो सालों से उसके साथ था और उसकी सुरक्षा टीम का मुख्य हिस्सा था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। समीर ने बेचैनी से पूछा, लेकिन रागनी अर्जुन के पास कैसे पहुंच सकती है? विक्रमादित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, ये मैं नहीं जानता। कुछ देर खामोशी रही। विक्रमादित्य ने अपनी मुट्ठियां फिर से भींच ली। लेकिन एक बात जानता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की माँ, मेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर में है। समीर चुप हो गया। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर ली। पता नहीं अर्जुन उसके साथ अब तक क्या कर चुका होगा। उसके लहजे में गुस्से के साथ साथ एक डर भी था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। विक्रमादित्य ने समीर की तरफ देखा। तुम मेरी मीटिंग तय कराओ। समीर ने पूछा, किसके साथ? विक्रमादित्य की आंखों में ठंडी चमक आ गई। अर्जुन के साथ। समीर सब समझ गया था। विक्रमादित्य ने आगे कहा, उससे पूछो कि वो मुझसे क्या चाहता है। मेरी पत्नी को अपने पास रखने की कोई मामूली वजह नहीं हो सकती। उसे जरूर कुछ चाहिए होगा जो मांग रहा है। अगर देना पड़ा तो दूंगा। उसे कोई ना कोई दाना डालना ही पड़ेगा। बस मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। गाड़ी शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। विक्रमादित्य के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, रागनी का। उसे पहली बार अपनी ताकत बेमानी सी लग रही थी। उसके पास दौलत थी, आदमी थे, पहुंच थी और दुश्मनों को खत्म करने की ताकत थी। लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ अपनी पत्नी चाहिए थी, जो उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन के कब्जे में थी। विक्रमादित्य के मन में बार बार यही डर आ रहा था कि अर्जुन न जाने अब तक रागनी के साथ क्या कर चुका होगा। इस ख्याल ने उसे अंदर से बेचैन कर दिया था। दूसरी तरफ अर्जुन ने एक प्लेट रागिनी के सामने रख दी। प्लेट में तरह तरह के कटे हुए फल रखे थे। कुछ खा लो। ऐसी हालत में समय पर खाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें अपने साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखना है। रागिनी ने उस प्लेट की तरफ देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम मेरे पति के दुश्मन हो। तुम्हारे घर का एक निवाला भी मेरे लिए हराम है। अर्जुन ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम उसके पास चली भी गई तो क्या होगा? वो भी तुम्हें हराम के निवाले ही खिलाएगा। तुम्हें उसके काले कारनामों के बारे में शायद कुछ पता नहीं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि उसने तुम्हें तुम्हारी भाभी से खरीदा था। रागिनी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। अर्जुन ने ठंडे लहजे में अपनी बात जारी रखी। वो हर बार तुम्हारे साथ रात बिताने की कीमत चुकाता था। तुम्हें शायद लग रहा है कि वो तुम्हारा पति है, लेकिन हकीकत में तुम्हारी भाभी के जरिए उस तक पहुंचाया गया था। रागिनी के हाथ कांपने लगे। झूठ बोला है आपने। उसने पूरी ताकत से ये शब्द बोलकर ये जताने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अर्जुन बोला, इसलिए चुपचाप खा लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कभी किसी बेसहारा के साथ बुरा नहीं किया। रागिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं जितनी तुमने मुझे समझ लिया है। अगर तुम लोग अपराध की दुनिया से जुड़े हो तो फिर किस मुंह से कह सकते हो
कि तुम लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अर्जुन खामोश हो गया। रागिनी की आवाज में डर जरूर था, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अर्जुन ने कहा, अगर मैं बुरा इंसान होता तो तुम्हें पता होता अब तक तुम्हारे साथ क्या कर चुका होता। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की पत्नी हो। तुम्हें मालूम है दुश्मन अपने दुश्मन की औरत के साथ क्या करते हैं। रागिनी का दिल एक पल के लिए बैठ गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। मैंने उन दुश्मनों का इतिहास भी पढ़ा है जो दुश्मन की औरतों और बच्चों पर हाथ तक नहीं उठाते। तब दुश्मन भी उसूलों वाले होते हैं और लड़ने वाले भी। आजकल शायद किसी में कोई उसूल नहीं बचे। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। ऐसे ही नहीं विक्रमादित्य ने तुम्हें पसंद किया। तुम में जरूर कोई कुछ खास बात है, तभी तो अंडरवर्ल्ड के डॉन विक्रमादित्य सिंह की पत्नी बनी हो। रागिनी ने नजरें हटा ली। अर्जुन का लहजा पहले से थोड़ा नर्म हो गया था। मैं भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जब तक तुम यहाँ हो मेरी मेहमान हो। खाना खाओ और अपना ख्याल रखो। रागिनी ने खामोशी से उसे देखा। अर्जुन ने मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा, तुम्हारे पति का फोन आ चुका है। मेरी टीम से उसकी बात हुई है। शायद बहुत जल्द यहाँ होगा। रागिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे उनसे मिलना है। अर्जुन ने सिर हिलाया। ऐसा मैं अभी नहीं कर सकता। मेरी कुछ शर्तें हैं। जब तक वे पूरी नहीं होती मैं तुम्हें विक्रमादित्य से मिलने नहीं दूंगा। रागिनी की आंखों में बेबसी छा गई। अर्जुन ने तुरंत कहा, लेकिन तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी। ये मेरा वादा है। अगर विक्रमादित्य ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हें यहाँ से रखकर मुझे क्या मिलेगा। मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ उसके हवाले कर दूंगा। रागिनी ने सोच में पड़कर धीरे से पूछा, और अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो। अर्जुन ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में कोई गलत इरादा नहीं था। तभी तुम्हें पूरी इज्जत मिलेगी। ये भी मेरा वादा है। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक पल के लिए पलटकर उसने रागिनी को देखा। बस अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक और नन्ही सी जान पड़ रही है। इतना कहकर अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। रागिनी ने सामने रखे फलों की प्लेट को देखा। उसके दिमाग में अर्जुन की बातें गूंज रही थीं। विक्रमादित्य उसका पति, उसका प्यार, उसकी शादी। क्या वाकई इस रिश्ते के पीछे वो खौफनाक सच छुपा था जिसकी उसे आज तक खबर नहीं थी। रागिनी को अर्जुन के घर आए हुए 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में उसने एक अजीब बात महसूस की थी। दुश्मन के घर में होने के बावजूद उसे किसी डर का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उसके खाने पीने का खास ध्यान रखा जा रहा था। समय पर भोजन मिल रहा था और कमरे में हर जरूरत की चीज मौजूद थी। कोई भी उसके पास आकर उसे परेशान नहीं करता था। शायद इसलिए कई रातों के बाद उसे ऐसी नींद आई थी जिसमें खौफ बहुत कम था। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह की रात बेहद ही बेचैनी से गुजरी थी। उसी रात अर्जुन के घर में एक बहुत जरूरी मुलाकात तय हुई थी। ऐसी मुलाकातें अक्सर देर रात को ही होती हैं। दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन थे और दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि ये मुलाकात किसी भी पल खौफनाक मोड़ ले सकती थी। रात काफी ढल चुकी थी जब अर्जुन के आलीशान बंगले के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकी। पहली गाड़ी से विक्रमादित्य उतरा। उसके साथ उसके कई हथियारबंद आदमी भी उतरे थे। सभी ने आसपास के माहौल का जायजा लिया और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हो गए थे। विक्रमादित्य ने अपने किसी भी आदमी को अंदर साथ आने का इशारा नहीं किया और अकेले ही आगे बढ़ गया। ये उसकी निडरता ही थी कि वो जानता था कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में कदम रख रहा है और इस इमारत के अंदर उसके खिलाफ कितने हथियार मौजूद हो सकते हैं। फिर भी उसके कदम नहीं डगमगाए। दरवाजे पर अर्जुन पहले से मौजूद था। उसने विक्रमादित्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। स्वागत है विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य ने ठंडी नजरों से उसे देखा। ये औपचारिकताएं छोड़ो अर्जुन, मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ। अर्जुन एक तरफ हट गया। अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। विक्रमादित्य अंदर दाखिल हुआ। दोनों एक बड़े से कमरे में आमने सामने बैठ गए थे। दोनों ने कोट पैंट पहन रखा था और दोनों के व्यक्तित्व में एक अजीब सा रौब था। दोनों ही अपनी अपनी जगह रौबदार शख्सियत रखते थे। विक्रमादित्य के चेहरे पर कठोरता थी, जबकि अर्जुन की आंखों में अजीब सा सुकून था।
ऐसा लग रहा था मानो दो बेहद ताकतवर योद्धा किसी युद्ध के मैदान के बजाय एक टेबल के आमने सामने बैठे हों। विक्रमादित्य ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, तुम्हारी जो भी मांग है मुझे मंजूर है। मेरी पत्नी मुझे वापस सौंप दो। अर्जुन ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं। विक्रमादित्य की आंखें छोटी हुई। मैंने कहा ना, तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। अर्जुन बोला, तुमने शायद मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मेरी सिर्फ एक शर्त नहीं, मेरी बहुत सी शर्तें हैं। विक्रमादित्य ने कहा, जो कहना है साफ कहो। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली शर्त, तुम मेरे इलाके में अपना सारा कारोबार बंद कर दोगे। विक्रमादित्य का चेहरा बदल गया। ये नामुमकिन है। तुमने अपनी पहली ही मांग ऐसी रखी है। तुम जानते हो कि ये इलाका मेरे लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ मेरे बड़े बड़े काम चल रहे हैं। मेरी पूरी सप्लाई लाइन यहीं से गुजरती है। मैं ये इलाका छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन मुस्कुराया, तो फिर तुम अपनी पत्नी के लिए कीमती कीमत चुकाने को तैयार हो जाओ। विक्रमादित्य खामोश हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। दूसरी शर्त ये है, अर्जुन ने तुरंत कहा। जवाब नहीं दिया। पहले ये समझ लो कि अभी तुमने मेरी पहली शर्त ठुकरा दी है, तो बाकी शर्तें सुनकर क्या करोगे? विक्रमादित्य ने अपने जबड़े भींच लिए। जो कहना है कहो। अर्जुन ने अपनी दूसरी शर्त भी सामने रख दी, जो ऐसी थी जिसे मानना विक्रमादित्य के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसके लिए अपने व्यापारिक फायदे छोड़कर एक तरफ करना था और अपनी ताकत के दूसरे सबसे बड़े हिस्से से हाथ धोना दूसरी तरफ। तीसरी शर्त तो सबसे भी ज्यादा कठिन थी। विक्रमादित्य के सामने एक तरफ उसकी पत्नी की जिंदगी थी और दूसरी तरफ सालों की कड़ी मेहनत से बनाई गई उसकी पूरी सल्तनत। वो पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ रागिनी का चेहरा घूम रहा था। लेकिन अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत उसका अहंकार भी है। उस कमरे में कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। आखिरकार अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट देता हूँ। अच्छी तरह से सोच लो। विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इधर रागिनी अपने कमरे में बैठी बाहर की पूरी हलचल सुन रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि विक्रमादित्य आ चुका है। गाड़ियों की आवाजें, लोगों की भागदौड़ और गार्डों की हलचल, पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। रागिनी के दिल में डर बैठने लगा था। क्या बाहर गोलियां चलने वाली हैं? क्या ये मुलाकात किसी खूनी जंग में बदल जाएगी? रागिनी के दिमाग में विक्रमादित्य का चेहरा आया। वो सोचने लगी कि विक्रमादित्य ने उससे कभी उस तरह प्यार तो नहीं जताया। वो तो हमेशा उससे डरती ही रहती थी। माना कि विक्रमादित्य ने उसके साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार किया था और उसे इज्जत भी दी थी, लेकिन उस प्यार की गहराई को वो कभी समझ नहीं पाई। अब अर्जुन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर वाकई विक्रमादित्य ने उसे उसकी भाभी संगीता से खरीदा था, अगर वाकई हर मुलाकात की एक कीमत चुकाई जाती थी, अगर उसके इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि एक सौदे से हुई थी, तो क्या उसे वाकई विक्रमादित्य के पास वापस जाना चाहिए? इस सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं था। दूसरी तरफ अर्जुन के बारे में सोचते ही एक अलग ही एहसास होता था। पिछले 2 दिनों में अर्जुन ने उसका ख्याल एक सच्चे रक्षक की तरह रखा था। उसने उसे सड़क से उठाया था, हॉस्पिटल पहुंचाया, रहने की जगह दी, खाना दिया और उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी। रागिनी खुद अपनी मानसिक स्थिति समझ नहीं पा रही थी। वो अर्जुन पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव ने उसके मन में एक अजीब सी शांति जरूर भर दी थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। रागिनी उसे देखकर हैरान रह गई। न जाने क्यों उसके दिल को ऐसा लगा जैसे अर्जुन के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। मैंने विक्रमादित्य से अपनी सारी शर्तें रख दी हैं। रागिनी ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, वो कभी नहीं मानेगा। रागिनी की आंखों में चिंता झलक आई थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मैं उसे तुमसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा ही होने वाला है। वो अपने बिजनेस और अपने अहंकार को तुम्हारे लिए कभी कुर्बान नहीं करेगा। रागिनी चुप रही। अर्जुन ने उसे कुछ पल देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो अपने पति का एक छोटा सा इम्तिहान ले सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रागिनी हैरान हुई। कैसा इम्तिहान? अर्जुन ने कहा, ऐसा इम्तिहान जिसे
तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए कितना सच्चा है। रागिनी ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। अपनों का इम्तिहान नहीं लिया जाता। अर्जुन उसे देखता रहा। रागिनी की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। अगर वो इम्तिहान में पास भी हो गया तो शायद प्यार हार जाएगा। क्या पता कोई ऐसी बात हो जिसे उसका अहंकार कभी स्वीकार न कर सके। और अगर वो इस इम्तिहान में हार गया तो मैं जिंदगी भर यही सोचती रहूंगी कि शायद वो मेरे लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने उस पर शक करके सब कुछ खत्म कर दिया। अर्जुन पहले चुप रहा, फिर धीरे से हंस पड़ा। अपनी मनपसंद औरत के आगे मर्द के दिल में कभी अहंकार आता नहीं है रागनी। तुम तो सिर्फ उसकी पसंद की औरत ही नहीं हो, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हारे मामले में वो अपने अहंकार को कभी बीच में नहीं आने देगा। रागनी ने नजरें झुका ली। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसका इम्तिहान लेता हूँ। तुम्हें एक शब्द भी बोलना नहीं पड़ेगा, तुम बस अपनी आंखों से सब देखोगी। रागिनी के मन में अजीब सी कशमकश पैदा हो गई थी। ये उसकी अपनी जिंदगी थी। कभी कोई उसे खरीद रहा था, कभी कोई बेच रहा था, कभी कोई उसे घर से निकाल देता तो कभी कोई उसे अपने पास रखकर अपनी शर्तें पूरी करवा रहा था। रागिनी ने पहली बार खुद के बारे में सोचा था। वो कोई बेजुबान चीज नहीं थी, वो किसी सौदे की कीमत नहीं थी। वो एक इंसान थी, एक औरत थी और एक माँ बनने वाली थी। अपनी जिंदगी के फैसलों पर उसका भी पूरा अधिकार होना चाहिए था। उसने अर्जुन की तरफ देखा। ठीक है, अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। फिर मेरे साथ आओ। उसने रागिनी को ऐसी जगह छिपाकर खड़ा कर दिया जहां से वो कमरे में बैठे विक्रमादित्य को भी देख सकती थी और अर्जुन को भी, और उन दोनों के बीच होने वाली हर बात उसे साफ सुनाई दे रही थी। रागिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही पलों में अर्जुन पास वाले कमरे में पहुंच गया था। विक्रमादित्य अभी भी वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा, बेबसी और आंखों में रागिनी को वापस पाने की तड़प साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन दोबारा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। रागिनी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसके हाथ अपने आप पेट पर आ गए थे। अपने अंदर पल रही नन्ही सी जान से वो जैसे खामोशी से कह रही थी कि आज शायद पहली बार पता चलने वाला है कि उसकी जिंदगी में मौजूद मर्द उसे सच में किस नज़र से देखता है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और अगले कुछ पल उन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अर्जुन ने कमरे में मौजूद अपने सभी हथियारबंद आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। एक एक करके सब बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया। अब अंदर सिर्फ अर्जुन और विक्रमादित्य ही मौजूद थे। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और किसी के भी चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोनों ही ऐसी परिस्थितियों के आदी थे जहां मौत अक्सर जहां मौत अक्सर कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी रहती थी। अर्जुन ने कुछ देर विक्रम आदित्य को देखा। मैंने सबको बाहर इसलिए भेजा है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। विक्रमादित्य ने शांत लेकिन खौफनाक नजरों से उसे देखा। अर्जुन ने अचानक अपना लहजा बदल लिया। सच कहूं तो मैं तुम्हारी पसंद की दाद देता हूँ। तुम्हारी पत्नी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। विक्रमादित्य की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई थीं। अर्जुन की आवाज में पहली बार रागिनी के लिए एक ऐसा घटिया रंग था जो पहले कभी नहीं दिखा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। विक्रमादित्य, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रमादित्य की नजरें उसके चेहरे पर पड़ गईं। अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली। हाँ, ये पूरी तरह मेरी गलती थी। तुम्हारी पत्नी को तो कुछ पता भी नहीं था। वो तो बेहोश थी। कमरे के बाहर जाली के पीछे खड़ी रागिनी के शरीर की मानो जान ही निकल गई थी। अर्जुन आगे बोलता रहा, लेकिन याद करो विक्रमादित्य, तुमने भी उस लड़की को इस दुनिया से मिटा दिया था जिससे मैं शादी करने वाला था। तब मेरे दिल पर क्या बीती थी शायद आज तुम समझ सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे अपना वो छोटा सा बदला ले लिया। रागिनी की आंखों में गहरा सदमा उतर आया। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि अर्जुन की जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत थी जिसे वो अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। विक्रमादित्य ने उस औरत को क्यों मार डाला था? किसी इंसान से उसकी मोहब्बत छीन लेना भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मगर अगले ही पल अर्जुन ने एक ऐसा शब्द कहा जिसने विक्रमादित्य के अंदर का गुस्सा भड़का दिया। विक्रमादित्य अपनी जगह से उठा और उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना।
अर्जुन ने हैरान कर देने वाले सुकून के साथ उसका हाथ हटाया और विक्रमादित्य को खुद से दूर कर दिया। फिर उसने खामोशी से कहा, अभी इसे अपने पास ही रखो। विक्रमादित्य ने कड़वाहट से रागिनी की तरफ इशारा किया। मुझे तो लगता है कि वो बच्चा भी तुम्हारा ही है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी चरित्रहीन औरत के लिए मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगा? रागिनी के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसके हाथ कांपने लगे, सांस रुकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो विक्रमादित्य को देखती ही रह गई। ये वही इंसान था जिसे वो अपना पति मानती थी, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र रिश्ता जोड़ा था और जिसके बच्चे को वो अपने शरीर में संभाल कर घूम रही थी। विक्रमादित्य ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। चाहो तो इसे अपने पास रखो, चाहो तो कहीं फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले थे। विक्रमादित्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया और अर्जुन चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। दरवाजा खुला और विक्रमादित्य बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। रागिनी के अंदर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर गया था। उसने अर्जुन की पहली बात याद की। उसने ये नहीं कहा था कि रागिनी अपनी मर्जी से उसके पास आई थी। उसने तो ये कहा था कि रागिनी बेहोश थी और उसे कुछ भी नहीं पता। इसका साफ मतलब था कि ये वही परीक्षा थी जिसका अर्जुन जिक्र कर रहा था। अर्जुन ने विक्रमादित्य के सामने खुद को कसूरवार साबित किया था, जिसका मकसद सिर्फ विक्रमादित्य के दिल का सच सामने लाना था। रागिनी जानती थी कि अर्जुन ने विक्रमादित्य के सामने बेहद ही घटिया बात कही थी, लेकिन यह भी सच था कि विक्रमादित्य का ये व्यवहार उसकी अपनी सोच। वो चाहता तो अर्जुन की बात पर यकीन न करता, वो चाहता तो अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा रखता, वो चाहता तो अपने बच्चे पर विश्वास रखता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो चला गया। रागिनी के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यही थी। कुछ देर बाद विक्रमादित्य की गाड़ी बंगले से दूर जा रही थी। उसके दिमाग में अपनी संगीता भाभी की बात याद आई। रागिनी को घर से निकालते वक्त संगीता ने कहा था कि इसने किसी और के साथ अपना मुंह काला किया है। विक्रमादित्य के मन में इस शक ने पक्की जगह बना ली थी। क्या संगीता सच जानती थी? क्या रागिनी की जिंदगी में पहले से कोई और था? क्या उसका ये बच्चा भी सचमुच उसका नहीं था? वो गुस्से में सब कुछ पीछे छोड़कर चला आया था। इधर अर्जुन रागिनी को लेने के लिए उस जगह पहुंचा जहां वो जाली के पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि रागिनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन के चेहरे की रंगत उड़ गई। रागिनी, वो उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे होश में लाने की कोशिश की। रागिनी की पलकें धीरे धीरे हिलने लगी। जब आंखें खुली तो अर्जुन उसके सिरहाने बैठा था और चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। रागिनी ने उसे देखा, पर इस बार उसे डर नहीं लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने बेहद ही प्यार से कहा, कठोर दिल लोगों से अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए रागिनी। रागिनी रोती रही। अर्जुन ने कहा, विक्रमादित्य हमेशा से दिल का छोटा है, वरना वो तुम्हें खरीदता नहीं। वो तुम्हारी भाभी संगीता से ये भी नहीं कहता कि मुझे सिर्फ इसके एक बारिश चाहिए, ताकि उस बच्चे को भी अपनी इसी जुर्म की दुनिया का हिस्सा बना सके। रागिनी ने आंखें बंद कर ली। उसे अपना शादी याद आया था, अपनी पहली मुलाकात, और वे वादे याद आए थे जो विक्रमादित्य ने उससे किए थे। सब कुछ झूठा महसूस होने लगा। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वो एक दो दिन में तुम्हें तलाक के कागज भेजकर इस रिश्ते को खत्म कर देगा। मगर अर्जुन का अंदाज गलत निकला था। 2 दिन तो क्या, 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि एक आदमी कागजात लेकर बंगले में आ पहुंचा था। तलाक के कागजात थे। विक्रमादित्य सिंह ने रागिनी को तलाक दे दिया था। उसके लिए ये फैसला लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। रागिनी ने जब वो कागजात देखे तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वो चुपचाप बैठी रही, ना चीखी ना कोई सवाल किया, बस आंसू बहाते रहे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी का हर सहारा एक एक करके छीन लिया गया हो। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे, भाई बचा नहीं था, भाभी ने घर से निकाल दिया था और पति ने एक पल में रिश्ता खत्म कर दिया था। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा ही अब उसकी एकमात्र उम्मीद था। अर्जुन ने उसके सामने कोई झूठी तसल्ली नहीं रखी। वो बस उसके साथ मौजूद रहा, उसके खाने पीने का ध्यान रखा, डॉक्टरों को नियमित रूप से बुलाया गया, समय पर दवाइयाँ दी और रात को नौकर को
उसके कमरे के आसपास रहने की हिदायत दी थी। रागनी उसी घर में रहने लगी। उसके दिल में विक्रमादित्य के लिए जो कुछ भी बचा था वो भी धीरे धीरे बिखर गया था। अर्जुन के लिए अभी उसके दिल में कोई प्यार नहीं था, बस एक एहसास था कि इस इंसान ने उसे तब सहारा दिया जब पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था। रागनी अपने बिस्तर पर लेटी छत को देखती रहती थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी अब किस दिशा में जाने वाली है। बस एक बात साफ हो चुकी थी कि अब वो विक्रमादित्य सिंह की पत्नी नहीं रही थी। 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान रागनी की जिंदगी काफी बदल गई थी। विक्रमादित्य की याद अब भी कभी कभी दिल में चुभ जाती थी और तलाक का सदमा भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अर्जुन ने उसे कभी बीती बातों के सवालों में नहीं उलझाया था। वो सिर्फ जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहता। एक दिन अर्जुन और रागनी आमने सामने बैठे थे। अर्जुन ने कुछ देर उसे देखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम असहाय ना होती तो कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता था, कोई तुम्हें बेच नहीं सकता था और कोई तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें रोक नहीं सकता था। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया इस घर से भी बड़ा पिंजरा है जहाँ हर इंसान तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। तुम जो भी चाहोगी उसका पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम्हारे सुख और शांति के लिए जो संभव होगा मैं करूँगा। रागिनी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसके दिल में अर्जुन के लिए इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिस इंसान को वो कभी अपने पति का दुश्मन समझकर डरती थी, आज वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे बस सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए, एक छोटा सा घर जहाँ मैं शांति से रह सकूं और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। मुझे किसी बड़ी चीज की चाहत नहीं है। अर्जुन ने तुरंत कहा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लगभग 1 हफ्ते बाद अर्जुन उसे शिमला के पास एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके में लेकर आया था। पहाड़ों के बीच बसा बस वो शांत इलाका रागनी को पहले ही नजर में भा गया था। मौसम में ठंडक थी, हवा में ताजगी थी और शहर के शोर शराबे से दूर हर तरफ सुकून था। अर्जुन ने उसके लिए एक छोटा सा घर खरीदा था। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बेहद ही आरामदायक था। हर कमरे में ज़रूरत का सामान मौजूद था। किचन में राशन और बाकी ज़रूरत की चीज़ें रखी थी। रागिनी ने जब दरवाजे से अंदर कदम रखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक उठी थी। ये पहली ऐसी जगह थी जिसे वो सचमुच अपना कह सकती थी। अर्जुन ने उसे एक बैंक कार्ड दिया। इस कार्ड से तुम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद सकते हो। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना। रागिनी ने कार्ड हाथ में लिया, लेकिन इतने पैसे? अर्जुन ने बात काटते हुए कहा, इस बारे में सोचना भी मत। फिर उसने एक औरत की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारी मदद के लिए इस घर में काम करेगी। और फिर एक मर्द की तरफ इशारा किया, ये इसका पति है जो बाहर का काम संभालेगा, पहरेदारी करेगा और बाजार से सामान लाएगा। तुम्हें किसी चीज़ के लिए अकेले बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मेरे बेहद ही भरोसेमंद लोग हैं। रागिनी ने पूरे घर पर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची शांति दिखाई दी थी। मुझे घर बहुत पसंद आया, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर इसे अपना ही घर समझो। रागिनी ने उसकी तरफ देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। अगर कभी कोई परेशानी हो, कोई परेशानी की बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम्हें यहाँ एक और वजह से भी रखा है। मैं नहीं चाहता कि विक्रमादित्य तुम्हें कभी ढूंढ पाए। अब वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। रागिनी ने खामोशी से सिर हिला दिया। जी। फिर उसने एक बार फिर कहा, धन्यवाद। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपना ध्यान रखना। और वो घर से बाहर निकल गया। रागिनी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। उसका दिल चाहा कि अर्जुन वापस आ जाए। वो खुद भी अपने इस एहसास पर हैरान थी। फिर उसने खुद को समझाया, वो क्यों वापस आएगा? अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचता तो मुझे ज़रूर बताता। रागिनी ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे अपनी इस भावना का नाम नहीं पता था। वो नहीं जानती थी कि अर्जुन के जाने के बाद उसके दिल पर एक अजीब सा खालीपन क्यों भर आया है।
उधर अर्जुन भी अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठा था। उसका मन बार बार पीछे मुड़कर देखने को कर रहा था। उसके दिमाग में रागिनी का चेहरा था, उसकी आवाज और उसका धन्यवाद कहना घूम रहा था। वो सोच रहा था कि अगर रागिनी उसके लिए कुछ महसूस करती तो शायद किसी न किसी तरह जता देती। वो उसकी आंखों में किसी इशारे, किसी उम्मीद की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं जन्म ले चुकी थी, जिसे शब्दों में ढालना आसान नहीं था। फिर भी दोनों खामोश थे। रागिनी को डर था कि कहीं वो एक बार फिर किसी रिश्ते में धोखा न खा जाए, और अर्जुन को डर था कि कहीं उसके इजहार से रागिनी खुद को किसी एहसान के तले दबा हुआ महसूस न करने लगे। इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी करीब आते जा रहे थे। दिन बीतते गए। रागिनी हर शाम खिड़की के पास बैठकर पहाड़ों को निहारती। कभी उसका दिल चाहता कि अर्जुन आ जाए, फिर वो खुद ही इस विचार को झटक देती। अर्जुन भी कई बार फोन उठाता, उसका नंबर देखता और फिर फोन रख देता। वो खुद को समझाता कि अगर रागिनी को उसकी ज़रूरत होगी तो वो खुद फोन करेगी। दोनों अपना प्यार छुपा रहे थे, दोनों इजहार से डर रहे थे, और दोनों के बीच सिर्फ अपने प्यार को स्वीकार करने की दूरी रह गई थी। वक्त अपने गति से बीत रहा था। शिमला के उस छोटे से घर में रागिनी की जिंदगी धीरे धीरे लाइन पर आने लगी थी। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में उसका खास ध्यान रखा गया था। डॉक्टर रोज आकर उसकी घर पर जांच करते और ज़रूरत पड़ने पर उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अर्जुन ने दूर रहते हुए भी उसके इलाज में कोई कमी नहीं आने दी थी। फिर वो भी दिन आ गया जब रागिनी ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया था। माँ भी ठीक थी और बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। रागिनी ने जब पहली बार अपने बेटे को अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वो उस नन्हे से चेहरे को देखती रही, उसकी छोटी छोटी उंगलियां थामती रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जिंदगी ने उसे सब कुछ छीनने के बाद आखिरकार एक ऐसी अनमोल चीज दे दी है जिसके सामने हर दुख छोटा लगने लगा है। उसने अपने बेटे का नाम कान्हा रखा था। कान्हा ही अब उसकी पूरी दुनिया बन गया था। वो उसे देखती तो मुस्कुरा उठती, उसकी हल्की सी आवाज़ सुनकर अचानक उसके पास पहुंच जाती। रात को जब वो सो जाता तो रागिनी काफ़ी देर तक उसे निहारती रहती। अर्जुन को जब छोटे से बेटे के जन्म की खबर मिली तो अर्जुन ने फौरन ही फ़ोन किया था। बधाई हो रागिनी। रागिनी की आवाज़ में बहुत ही खुशी थी। धन्यवाद। अर्जुन ने पूछा, बेटा कैसा है? रागिनी बोली, बहुत ही सुंदर है। अर्जुन हंस पड़ा, बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। रागिनी कुछ न बोली, उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने कहा, अपना और कान्हा का ख्याल रखना। रागिनी बोली, आप भी। और फोन कट गया। जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी थी। अर्जुन अपने काम में व्यस्त हो गया था और रागिनी अपने बच्चे में। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी वो था उसका दिल। दोनों के दिलों में एक दूसरे का ख्याल अब भी बसा हुआ था। कई बार अर्जुन फोन करने का सोचता पर काम में उलझ जाता। कई बार रागिनी उसका नंबर देखती पर फोन रखने से पहले सोचती, क्या वो फोन करे? दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता कायम हो चुका था। एक दिन अर्जुन ने अचानक फैसला किया कि वो रागिनी से मिलने जाएगा। वो काफी समय बाद उसके घर पहुंचा था। जब दरवाजा खुला तो रागिनी सामने खड़ी थी। अर्जुन कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। रागिनी के चेहरे पर उसे देखकर ऐसी खुशी छा गई थी जिसे छुपाना नामुमकिन था। अर्जुन के दिल ने उसी पल गवाही दे दी और वो मुस्कुरा उठा। कैसी हो? रागिनी ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन की नज़र उसकी गोद में पल रहे बच्चे पर पड़ी। ये हमारे छोटे महाराज हैं। रागिनी मुस्कुरा दी। अर्जुन ने आगे हाथ बढ़ाया, दो मुझे। रागिनी ने कान्हा को उसकी गोद में सौंप दिया। अर्जुन ने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। कान्हा ने आंखें खोलकर उसे देखा। अर्जुन ने उसके नन्हे चेहरे को गौर से देखा और फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। रागिनी उन दोनों को देखती रही। फिर कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन का बच्चा है ना? शायद आपको इससे उतना प्यार नहीं होगा। वो बच्चे को वापस लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने कान्हा को वापस नहीं दिया। उसने रागिनी की तरफ देखा। बच्चे तो मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं रागिनी। फिर उसने कान्हा को अपने और करीब करते हुए कहा, और मेरे लिए ये बच्चा विक्रमादित्य का बेटा नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। रागिनी के दिल को ये बात गहराई तक छू गई थी। उसने अपनी नजरें झुका लीं।
कुछ पलों बाद उसने धीरे से कहा, आपने मुझे उस इंसान के चंगुल से बचाया, क्या मुझ पर एक और एहसान कर सकते हैं? अर्जुन ने तुरंत कहा, एहसान की क्या बात है, बताओ क्या चाहिए? रागिनी ने उसकी तरफ देखा, उसके होठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर अचानक उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन हैरान रह गया। रागिनी ने आज से पहले कभी इस तरह से उसका हाथ नहीं पकड़ा था। उसकी उंगलियां अर्जुन की उंगलियों में समा गईं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो कह नहीं पा रही हूँ, शायद मुझसे बोला नहीं जाएगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। अर्जुन के दिल की धड़कनें मानो एक पल के लिए थम गई थीं। फिर उसने अपना दूसरा हाथ रागिनी के चेहरे पर रखा। मैं भी जो कहना चाहता हूँ वो शायद शब्दों में नहीं कह पाऊंगा, उसने रागिनी की आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अब तुम मेरी नज़रों से कभी दूर ना जाओ। रागिनी की आंखों में आंसू भर आए और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। रागिनी अर्जुन के सीने से लग गई थी और उसके आंसू बहते रहे। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ देर बाद धीरे से पूछा, क्या बात है, रो क्यों रही हूँ? रागिनी ने आंखें बंद किए हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, बस आ रहा है। अर्जुन के चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान आ गई थी। उसने उसके आंसू पोंछे। अच्छा रो लो, आखिरी बार रो लो। रागिनी ने हैरानी से उसे देखा। अर्जुन ने प्यार से कहा, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। रागिनी फिर से उसके सीने से लग गई। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बात कहने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लिया। उनके लिए इतना ही काफी था कि वे एक दूसरे को चाहते थे। कुछ ही समय में दोनों ने शादी की कर ली थी और रागिनी अर्जुन की पत्नी बन गई थी। अर्जुन उसे सम्मान के साथ अपने घर लेकर आया था। वही इंसान जो कभी उसके लिए खौफ का प्रतीक बना हुआ था, अब उसकी जिंदगी का सबसे सुरक्षित साया बन चुका था। अर्जुन ने उसे अपने घर में पूरा सम्मान दिया, कान्हा को अपने खुद के बच्चे की तरह अपनाया और रागिनी को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी जिंदगी में किसी पुराने अतीत की वजह से आई है। वो उसके लिए सिर्फ रागिनी थी, उसकी पत्नी, उसके घर की लक्ष्मी और उसकी जिंदगी का सुकून। अर्जुन पूरी दुनिया से लड़ सकता था, अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकता था और अपनी पूरी ताकत लगा सकता था, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे की सुरक्षा में कभी पीछे नहीं हटता था। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। एक रात कान्हा सुकून से सो चुका था और घर में गहरी शांति फैली हुई थी। शादी के बाद ये उन दोनों की पहली खास रात थी। रागिनी कमरे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। दिल में खुशी का तूफान था और एक अजीब सा सुकून भी। अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने पीछे से रागिनी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। रागिनी उस पल के लिए थोड़ा सा चौंकी, तो अर्जुन तुरंत मुस्कुराया, घबराओ मत। रागिनी ने मुड़कर उसे देखा। अर्जुन ने उसकी कलाइयों की तरफ देखा। आज मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं होने दूंगा। रागिनी को अपनी पहली मुलाकात याद आ गई, जब अर्जुन ने उसे पीछे से पकड़ा था। उस समय उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रागिनी की कलाइयां कई घंटों तक दर्द करती रही थी, लेकिन आज उसके अंदाज में वो सख्ती नहीं, बल्कि बेपनाह प्यार। रागिनी के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। आपको वो बात अब तक याद है? अर्जुन ने जवाब दिया, तुमसे हर जुड़ी बात याद है। रागिनी ने नजरें झुका ली। उसे वो पहली मुलाकात याद आई, वो डर, वो विश्वास और वो रात जब उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर उसे वो घर याद आया जहां अर्जुन ने उसे अपने घर में रखा हुआ था, उसे सहारा दिया था। वो दिन याद आया जब उसने उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोले थे और वो भावुक पल याद आया जब उसने कान्हा को अपना बच्चा कहा था। रागिनी की आंखों में फिर से नमी आ गई थी। अर्जुन ने तुरंत उसके चेहरे की तरफ देखा। फिर रो रही हूँ? रागिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के हैं। अर्जुन ने उसके माथे पर प्यार से होठ रख दिए थे। रागिनी ने आंखें बंद कर लीं। इस बार उसे किसी बातें पर अंधा विश्वास नहीं करना पड़ा था। इस बार उसके सामने एक ऐसा सच्चा इंसान था जिसने उसे कभी खरीदने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे आज़ाद किया था, अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का अधिकार दिया था। उसके बच्चे को बिना किसी सवाल के अपनाया था, उसके आंसुओं को समझा था और उसके डर को सम्मान दिया था। रागिनी ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ में सौंप दिया और अर्जुन ने उसे अपने और करीब कर लिया। कमरे में गहरा सुकून था। बाहर पहाड़ों पर हसीन रात ढल चुकी थी और कान्हा शांति से सो रहा था।
रागनी के दिल में पहली बार ये पक्का विश्वास जागा कि सच्चा प्यार कभी इंसान को बांधता या खरीदता नहीं है, बल्कि प्यार इंसान को हर बंधन से आज़ाद कर देता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब कभी खुद को अकेला मत समझना। रागनी ने उसके सीने से लिपटते हुए जवाब दिया, अब कभी मैं नहीं समझूंगी। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा, क्योंकि अब तुम सचमुच अकेली नहीं हो। रागनी ने मुस्कुराती थी। उस रात उनके रिश्ते की एक नई सुंदर शुरुआत हुई थी। एक ऐसी शुरुआत जहां डर की जगह अटूट विश्वास था, दुख की जगह शांति थी और अतीत की जगह एक खूबसूरत भविष्य था। रागनी ने आंखें बंद कर ली तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी ने उससे जो कुछ भी छीना था, उसके बदले में उसे उससे कहीं ज्यादा कीमती सौगातें मिली थी। एक सच्चा घर, एक समर्पित पति, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा बच्चा, एक सुरक्षित जीवन और एक ऐसा प्यार जिसमें कोई सौदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता थी। और इसके बाद उन दोनों की जिंदगी सचमुच खुशियों से भर गई थी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।